महेंद्रनाथ के इस पूरे खानदान में सभी इतने खुश कभी नहीं हुए थे जितना इस समाचार को सुनकर हुए थे। दरअसल महेंद्रनाथ के सबसे छोटे बेटे बहू को पुत्री प्राप्ति हुई। इस नाते इस पूरे खानदान में कई दशक बाद बेटी की किलकारी गूंजी थी। बहुत धूमधाम से इस खुशियों को उन्होंने पूरे समाज के साथ मनाया। तरह तरह की मिठाइयों के डिब्बे सबको बांटे गए। खाने पीने का कार्यक्रम इतना बढ़िया था कि सब तारीफ करे जा रहे थे। महेंद्रनाथ के छोटे बेटे बहू आनंद और सुनीता इस समय बहुत बहुत खुश थे। सुनीता को 2 बेटे पहले से थे, लेकिन आज बेटों के जन्म के लगभग 7-8 सालों बाद फिर से उनके आंगन में किलकारियाँ गूंजी थीं, और वह भी बिटिया की। बिटिया का नाम अनामिका रखा गया। कई पीढ़ियों के बाद घर में बेटी का आगमन हुआ था। दूसरे अनामिका की बोली एवं व्यवहार में इतना मिठास एवं अपनापन घुला हुआ था कि वह घर के सभी सदस्यों को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। सभी उसे हाथों हाथ उठाए रखते। यदि घर में कभी उसके दोनों बड़े भाई झूठ मूठ ही सही जरा से भी उसे आंख भी दिखा दें या सताए तो फिर पूछो मत। उसके दादा दादी और खासकर उसके प्यारे पापा रण क्षेत्र में अनामिका के साथ तुरंत खड़े हो जाते हैं। दोनों भाई उसकी चोटी खींचकर उसे प्यार से चिढ़ाते कि जब से तू आई है हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिस प्रकार एक नवजात पक्षी अपने घोंसले में निडरता से चहचहाते रहता है, उसे यह तनिक भी भय नहीं होता कि उसके कलरव को सुनकर कोई दुष्ट शिकारी पक्षी उन्हें अपना ग्रास बना लेगा। वह अपने माता पिता के सुरक्षित संसार में एक डाली से दूसरी डाली पर निश्चिंत होकर उड़ता है और फुदकता रहता है। अनामिका भी इसी तरह अपने नन्हे पंख फैलाए पूरे घर में ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी तितली की तरह अपनी स्नेहिल मुस्कान बिखेरती उड़ती रहती थी। सबको सम्मान देना और हर एक ज़रूरतमंद की मदद करना उसका स्वभाव था। समय के पंखों पर सवार अनामिका धीरे धीरे किशोरावस्था की शिखर पर पहुंच गई, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी वैसा ही था, बिल्कुल निश्चल, सरल और सहज। किसी अनजान से भी वह इतने प्यार से मिलती कि कुछ ही क्षणों में वह उनके दिलों में उतर जाती। भोली भाली अनामिका को किसी भी व्यक्ति में कोई बुराई नहीं दिखाई देती थी। पूरे मोहल्ले में गुड गर्ल के नाम से मशहूर सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और अपनी बेटियों को भी उसी की तरह गुड गर्ल बनाना चाहते थे। हालांकि अनामिका की माँ सुनीता जी काफ़ी प्रगतिशील महिला थीं, लेकिन थी तो वे भी अन्य माँओं की तरह एक आम माँ ही, जिनका हृदय अपने बच्चों के लिए सदा धड़कता रहता था। उन्हें पता था कि लड़कियों के लिए घर की 4 दीवारी के बाहर की दुनिया घर के सुरक्षित वातावरण की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। बड़ी हो रही अनामिका के लिए वह अक्सर चिंतित हो उठती कि उससे भी इस निर्मम समाज जिसमें स्त्री को 2ym दर्जे की नागरिकता प्राप्त है, बेईमानी और भेदभाव की मूल्यों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन मौका निकालकर बड़ी होती अनामिका को बड़े प्यार से समझाते हुए वे बोली, बेटा, यह समाज लड़की को सिर्फ गुड गर्ल के रूप में जरूर देखना चाहता है, लेकिन अक्सर मौका मिलने पर उन्हें गुड गर्ल में सिर्फ केवल एक लड़की ही दिखाई देती है, जो अनुचित को अनुचित जानते हुए भी उसका विरोध ना करें और खुश रहने का मुखौटा ओढ़े रहें। यह समाज हम स्त्रियों से ऐसे ही अपेक्षा रखता है। अनामिका बोलती, ओह, इतने सारे अनरियलिस्टिक फीचर्स। तब सुनीता जी फिर समझाती, हाँ, पर एक बात और, आज का समय पहले की तरह घर में बंद रहने का भी नहीं है। तुम्हें भी घर के बाहर अनेक जगह जाना पड़ेगा, लेकिन अपने आँख कान सदैव खुले रखना। अनामिका आश्चर्य से बोली, मगर क्यों? बेटा, यह समाज लड़कियों को देवी की तरह पूजता तो है, पर मौका पाने पर हाड़ मास की इन्हीं जीती जागती देवियों की भावनाओं और इच्छाओं अथवा अनिच्छाओं को कुचलने से तनिक भी गुरेज नहीं करता। समाज के इस निर्मम चेहरे से अनजान अनामिका ने सुनीता जी से पूछा, माँ, लेकिन ऐसा क्यों? मैं भी तो भैया जैसी ही हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, फिर मैं अलग कैसे हुई? बेटा, पुरुष के विपरीत स्त्री को एक ही जीवन चक्र में कई जीवन जीना पड़ता है। पहले माँ बाप के नीड रूपी घर में पूर्णतया लाड प्यार और सुरक्षित जीवन, और दूसरा घर के बाहर भेजती हुई हजारों नज़रों
वाले समाज के पावरफुल स्कैनर से गुजरने की चुभती हुई पीड़ा से रोज ही दो चार होते हुए सीता जी की तरह अग्नि परीक्षा देने को विवश। बेटा एक बात और, विवाह के बाद अक्सर यह स्कैनर एक नया स्वरूप धारण कर लेता है जिसकी फ्रिक्वेंसी कुछ अलग ही होती है। लेकिन हम लड़कियां ही एक साथ इतने जीवन क्यों जिएं? बेटा निश्चित तौर पर यह गलत है और हमें इसका पुरजोर विरोध जरूर करना चाहिए। लेकिन स्त्री के प्रति यह समाज कभी भी सहज या सामान्य नहीं रहा है। या तो हमें रहस्य अथवा अविश्वास से देखा जाता है या श्रद्धा से, लेकिन प्रेम से कभी नहीं, क्योंकि हम स्त्रियों की जेंडर प्रॉपर्टीज समाज को हमेशा से भयाक्रांत करती रही हैं। सभी को अपने लिए एक शीलवती और समर्पित पत्नी चाहिए जो हर कीमत पर पति परायण बनी रहे, लेकिन दूसरे की पत्नी में अधिकांश लोगों को एक इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु ही दिखाई पड़ती है। लेकिन माँ, यह तो ठीक बात नहीं, ऐसा क्यों? बेटा, हम स्त्रियों के मामलों में पुरुष हमेशा ही इस गुमान में जीता आया है कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ जरा सा भी हंस बोल ले तो कुछ ना होते हुए भी वह इसे उसके प्रेम और शारीरिक समर्पण की सहमति मान लेता है। तो क्या मैं किसी के साथ हंस बोल भी नहीं सकती? नहीं बेटा, मेरे कहने का अभिप्राय यह बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ आगाह करना चाहती हूँ कि समाज के ठेकेदारों ने हमारे चारों ओर नियम कानूनों का एक अजीब सा जाल फैला रखा है जिसमें काजल का गहरा लेप लगा हुआ है। लेकिन हमें भी अपने आप को कभी कमज़ोर या कमतर नहीं आंकना चाहिए, जबकि उन्हें यह एहसास करा देना चाहिए कि हम न केवल इस जाल को काट फेंकने का सामर्थ्य रखते हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द फैलाए इसी काजल को अपने व्यक्तित्व की खूबसूरती का माध्यम बना उसे आंखों में सजा लेना चाहते हैं, ताकि हम सिर उठाकर खुले आकाश में उड़ सकें और अपनी खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा होता देख सकें। माँ, यह हुई ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाली बात। अपनी फूल सी बिटिया को सीने से लगाती हुई सुनीता जी बोली, बेटा मैं तुम्हें कतई डरा नहीं रही थी, बस समाज की सोच से तुम्हें परिचित करा रही थी ताकि तुम परिस्थितियों का मुकाबला कर सको। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। तुम्हारे मम्मी पापा सदैव तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। समय अपनी गति से पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते देखते एक दिन छोटी सी अनामिका विवाह योग्य हो गई। संयोग से आनंद जी और सुनीता को उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक पारिवारिक शादी समारोह में समय का परिवार भी आया हुआ था। अनामिका की निश्चल हंसी और मासूम व्यवहार पर मोहित होकर समय उसे वहीं अपना दिल दे बैठा। शादी की रस्मों के दौरान जब कभी अनामिका और समय की नज़रें आपस में एक दूसरे से मिलती तो अनामिका समय को अपनी ओर एकटक देखता हुआ पाती। उसकी आंखों में उसे एक अबोले पर पवित्र प्रस्ताव की झलक दिखाई पड़ रही थी। उसने भी मन ही मन समय को अपने दिल में जगह दे दिया। समय की माँ को छोड़कर और किसी को इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल समय की माँ निर्मला जी अपने दूर के रिश्ते की एक लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी जो विदेश में रह रही थी और पैसे से काफ़ी संपन्न परिवार की थी। दूसरे, उन्हें अनामिका का सबके साथ इतना खुलकर बातचीत करना पसंद नहीं था, लेकिन बेटे के प्यार के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और कुछ ही समय के अंदर अनामिका और समय विवाह के बंधन में बंध गए। सरल एवं बालसुलभ व्यवहार वाली अनामिका ससुराल में भी सबके साथ खूब जी खोलकर बातें करती, हंसती और सबको हंसाती रहती। पति समय बहुत अच्छा इंसान था। उसने अनामिका को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह मायके में नहीं ससुराल में है। उसने अनामिका को अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी। समय की माँ निर्मला जी कभी अनामिका को टोकती तो वह उन्हें बड़े प्यार से समझाता, माँ तुम अपने बहू पर भरोसा रखो, वह इस घर का मान सम्मान कभी कम नहीं होने देगी। वह एक परफेक्ट गुड गर्ल ही नहीं, एक परफेक्ट बहू भी है। लेकिन कुछ ही दिनों में अनामिका को यह एहसास हो गया कि उसके ससुराल में दो लोगों का ही सिक्का चलता है। पहला उसकी सास, दूसरा उसके नंदोई आशीष का। दरअसल उसके नंदोई आशीष काफ़ी अमीर थे,
जब अनामिका के ससुर का बिजनेस खराब चल रहा था तो आशीष ने रुपए पैसे से उनकी काफ़ी मदद की थी। इसीलिए आशीष का घर में दबदबा था और उसकी सास तो अपने दामाद को ज़रूरत से ज़्यादा सिर आंखों पर बैठाए रखती थी। आशीष का ससुराल में अक्सर आना होता रहता था। अपनी निश्चल प्रकृति के कारण अनामिका आशीष के घर आने पर उसका यथोचित स्वागत सत्कार करती। जीजा सलहज का रिश्ता होने के कारण उनसे खूब बातचीत भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे अनामिका ने महसूस किया कि आशीष ज़रूरत से ज़्यादा उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। उसके सहज निश्चल व्यवहार को वह कुछ और ही समझ रहा है। पहले तो उसने संकेतों से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी बदतमीजियाँ मर्यादा की देहरी पार करने लगी तो उसने एक दिन समय को हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। समय यह सुनकर आपे से बाहर हो गया। वह आशीष को उसी समय फ़ोन पर ही खरी खोटी सुनाने वाला था, लेकिन अनामिका ने उसे उस समय रोक दिया। वह बोली, समय, यह उचित समय नहीं है। अभी हमारे पास अपनी बात को सही साबित करने का कोई प्रमाण भी नहीं है। माँ जी इसे एक सिरे से नकार कर मुझे ही झूठा बना देंगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास है, यही मेरे लिए बहुत है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। समय गुस्से में मुठियाँ भींचकर तकिए पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोला, मैं जीजा जी को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें सबक सिखा कर रखूँगा। कुछ दिनों बाद आशीष फिर उसके घर आया और उस रात वहीं रुक गया। संयोग से समय को उसी दिन बिजनेस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया। आशीष के घर में मौजूद होने की वजह से उसे अनामिका को छोड़कर बाहर जाना कतई अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बिजनेस की मजबूरियों की वजह से उसे जाना ही पड़ा। पर जाते जाते वह अनामिका से बोला, तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी परेशानी वाली बात हो तो मुझे तुरंत बताना। आप निश्चिंत रहिए, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। रात को डिनर के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अनामिका भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर चली गई। समय के बिना खाली बिस्तर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। खासकर रात में उससे अलग रहना उसे बहुत खलता था। जब समय सोते समय उसके बालों में उंगलियां फिराता तो उसकी दिन भर की सारी थकान छूमंतर हो जाती। उसकी यादों में खोई खोई कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसे दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, पर जब खटखट की आवाज़ कई बार उसके कानों में पड़ी तो उसे थोड़ा डर लगने लगा कि इतनी रात को उसके कमरे का दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है। कहीं आशीष जीजा तो नहीं। फिर यह सोचकर कि हो सकता है कि माँ बाबूजी में किसी की तबीयत खराब हो गई होगी, उसने दरवाज़ा खोल दिया तो देखा सामने आशीष खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे जीजा जी, अरे जीजा जी, आप इतनी रात को इस वक्त यहाँ, क्या बात है? अनामिका, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कुदरतन स्त्री सुलभ गुणों के कारण आशीष का हाव भाव उसके दिल को कुछ गलत होने की चेतावनी दे रहा था। उसकी बातें उसे इस आधी रात के अंधेरे में एक अज्ञात भय का बोध भी करा रही थी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दी हुई वह सीख याद आ गई कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि पूरी ताकत से कठिन परिस्थितियों का पुरजोर मुकाबला करते हुए हौसले को कम नहीं होने देना चाहिए। उसने हिम्मत करके आशीष से पूछा, बताइए क्या बात है? अनामिका, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। यह अब क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं? अपने कमरे में जाइए। अनामिका, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। इतना कहते हुए वह अनामिका का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में अंदर ले जाने लगा कि अनामिका ने एक जोरदार थप्पड़ आशीष के मुंह पर मारा और चिल्ला पड़ी, मिस्टर आशीष, शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? अनामिका के इस चंडी रूप की कल्पना आशीष ने सपने में भी नहीं किया था। वह यह देखकर सहम उठा। परिस्थिति को संभालने की गरज से वह ढिठाई से बोला, बी कूल अनामिका, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जीजा जी, लड़कियां कोई मजाक की चीज़ नहीं होती कि अपना टाइम पास करने के लिए उनसे मन बहला लिया। आपके लिए बेशक यह एक मजाक होगा,
पर मेरे लिए यह इतनी छोटी बात नहीं है। मैं अभी माँ पापा को बुलाती हूँ। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अपने सास ससुर को आवाज़ लगाई, माँ पापा इधर आइए। रात में उसकी पुकार पूरे घर में गूंज पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसके सास ससुर फौरन वहां आ गए। गहरी रात के समय अपने कमरे के दरवाजे पर डरी सहमी अपनी बहू अनामिका और वहीं पास में नजरें चुराते अपने दामाद आशीष को देख वे दोनों भौंचक के रह गए। कुछ अनहोनी घटने की बात तो उन दोनों को समझ में आ रही थी, लेकिन वास्तव में क्या हुआ यह अभी भी पहेली बनी हुई थी। तभी आशीष बेशर्मी से बोला, माँ, अनामिका ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। नहीं माँ, यह झूठ है। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक कुंडी खड़कने पर दरवाज़ा खोला तो जीजा जी सामने खड़े थे और मुझे बेडरूम में जबरन अंदर ले जा रहे थे। नहीं माँ, यह झूठी है, इसने ही। अभी वह अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था कि अक्सर खामोश रहने वाले अनामिका के ससुर सुभाष जी की आवाज़ गूंज उठी, आशीष, अब खामोश हो जाओ। तुमने क्या हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है? माना हम तुम्हारे एहसानों के नीचे दबे हैं, लेकिन तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हूँ। तुमने आज जैसी हरकत किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरी बहू पर बुरी नज़र डाली और अब उल्टा उसी पर लांछन लगा रहे हो। इतना कहकर अनामिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाकर इसको जेल भिजवाता हूँ। अपने पिता समान ससुर का स्नेहिल स्पर्श पाकर अनामिका उनसे लिपट कर रो पड़ी, जैसे उसके अपने बापूजी उसे फिर से मिल गए हों। फिर थोड़ा संयत होकर बोली, पापा, आपका आशीर्वाद और विश्वास मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन पुलिस को मत बुलाइए। जीजा जी को सुधरने का एक मौका हमें देना चाहिए। और फिर दीदी और बच्चों के बारे में सोचिए, इनके जेल जाने पर उन्हें कितना बुरा लगेगा। समय के पिता सुभाष जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा बेटा तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम अनामिका कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। ये तुम जैसी बेटियां ही हैं जो अपना मान सम्मान कायम रखते हुए भी परिवार को सदा जोड़े रखती हैं। जब तक तुम्हारी जैसी बहू बेटियां हमारी समाज में हैं, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। फिर अपनी पत्नी से बोले, निर्मला, देखिए, ऐसी होती है हमारे देश की गुड गर्ल, जो ना अपना सम्मान खोए ना घर की बात को देहरी से बाहर जाने दें। निर्मला जी के अंदर भी आज पहली बार बहू अनामिका के लिए कुछ गौरव महसूस हो रहा था। पति से मुखातिब होते हुए दामाद आशीष के विरुद्ध वे पहली बार बोली, आप ठीक कहते हैं, घर की इज्जत बहू बेटियों से ही होती है। पता नहीं एक स्त्री होने के बावजूद मेरी आंखें यह सब क्यों नहीं देख पाई। फिर अनामिका से बोली, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। आशीष, तुम अब यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा पाई पाई चुका दूंगा, पर अपने घर की इज्जत पर कभी हल्की सी भी आँच आने नहीं दूंगा। अनामिका हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी भी है, और सबसे बढ़कर इस घर का सम्मान है। सुभाष जी बोल पड़े। सास ससुर का स्नेहिल आशीर्वाद पाकर आज अनामिका को उसका ससुराल उसे सचमुच अपना लग रहा था, बिल्कुल अपना, जिसके द्वार पर एक सुहानी भोर मीठी दस्तक दे रही थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। कितना समय बीत गया था। अब विनीता की चिंता बढ़ती जा रही थी। पति संजय घर से सुबह से ही निकले हुए थे। अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। इसी उधेड़-बुन और इंतजार में बेचैन विनीता बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। मन में विचारों की तरंगे हिलौरे लेने लगी। शायद रास्ते में ट्रैफिक जाम होगा, इसी वजह से लौटने में इतनी देर हो गई। दिल्ली में कभी भी किसी सड़क पर जाम लग सकता है। सिर्फ एक कप चाय पी हुई है संजय ने सुबह से। न जाने बेटे के घर कुछ खाने को मिला होगा या नहीं। अच्छा होता कि मैं भी साथ चली गई होती। बस यही सोचकर रुक गई कि इतवार की वजह से आज तो रजनी भी होगी घर पर। सामना ही नहीं करना चाहती हूँ मैं तो उसका। और सुधीर बचपन से ही अपने जन्मदिन का इंतज़ार मेरे हाथों का बना
आलमंड केक खाने के लिए ही करता है। ना भेजती केक उसके पास तो मेरा दिल दुखता। विनीता और संजय का डॉक्टर बेटा सुधीर लगभग 4 महीने से हॉस्पिटल के पास ही एक फ्लैट में रह रहा था। 1 साल हुआ था उसे डॉक्टर बने। हॉस्पिटल में उसकी नाइट ड्यूटी लग जाती थी और घर से आने जाने में परेशानी होती थी। इसीलिए ही उसने हॉस्पिटल के नज़दीक रहने का निर्णय किया था। छुट्टी वाले दिन वह विनीता और संजय के पास आ जाता था, पर पिछले 2 महीनों से उसका आना कम ही हो रहा था। रजनी से हुआ प्रेम विवाह बेटे और माता पिता के बीच दीवार सा बन गया। रजनी और सुधीर एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। विनीता अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में गांव चली जाती थी। परिवार के नाम पर तो केवल संजय के पिता ही थे गांव में, लेकिन बड़ी सी पुश्तैनी हवेली और दूर तक फैले लंबे चौड़े खेत बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। सुधीर से उम्र में 4 साल बड़ी बेटी प्रिया तो स्कूल की छुट्टियां होते ही गांव जाने की जिद करने लगती थी। सुधीर को भी वहां छुट्टियां बिताना अच्छा लगता था, पर रजनी का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आता था उसे। रजनी के पिता मटरू उसी गांव में सुनार थे। गांव के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ रही थी रजनी का अपने हम उम्र बच्चों के साथ खूब झगड़ा होता था। छुट्टियों में विनीता के गांव जाने पर मटरू की इच्छा होती थी कि इधर उधर भटकने से अच्छा है रजनी विनीता के बच्चों के साथ खेलती रहे। बिन माँ की बच्ची की देखभाल करने वाला उस घर पर कोई था भी नहीं। रजनी सुधीर से उम्र में तो छोटी थी, पर अक्सर सुधीर के साथ भी उसका झगड़ा हो जाता था। सुधीर बार बार आकर माँ से शिकायत करता था उसकी, और जब माँ सुधीर को अपनी प्रिया दीदी के साथ ही खेलने को कहती तो रजनी प्रिया को पटाकर अपने साथ मिला लेती थी। बेचारा सुधीर अकेले पड़ जाता था। विनीता फिर सोच में पड़ती और तीनों को एक साथ बैठाकर प्रेरणादायक किस्से और ज्ञानवर्धक व रोचक कहानियाँ सुनाती, अंधविश्वास से जुड़ी बातें बताकर उनसे दूर रहने और मेहनत के बल पर सफलता हासिल करने की शिक्षा भी देने का प्रयास करती थी वह। दोपहर के समय रजनी को वह अपने बच्चों के साथ ही खाना खिलाती। जितने दिन भी विनीता वहाँ रहती, रजनी को लड़ाई झगड़ों से दूर रहकर सबसे मीठा व्यवहार करने की सीख देती। कभी लगता था कि रजनी पर कुछ असर हो रहा है तो कभी वह वापस अपने रंग में आ जाती थी। यह सिलसिला लगभग हर वर्ष चलता था, किंतु जब बच्चे बड़े हो गए तो विनीता का वहाँ जाना भी कम हो गया। संजय ने अपने पिता के निधन के बाद गांव की हवेली और खेतों को बेच दिया और अब उनका गांव जाना बिल्कुल बंद हो गया। समय अपनी गति से भाग रहा था। एमए की पढ़ाई पूरी होते ही प्रिया की नौकरी लग गई और फिर उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया में रह रहे तनुज से हो गया। सुधीर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करने में जुट गया। बच्चों को फलता फूलता देख विनीता और संजय फूले ना समाते थे। इधर सुधीर डॉक्टर बना, उधर प्रिया के जीवन में नई खुशी ने दस्तक दे दी थी, किंतु डिलीवरी से लगभग 3 माह पहले कुछ दिक्कतों के कारण उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। विनीता ने संजय से कहकर प्रिया के पास जाने का कार्यक्रम बना लिया। सुधीर भी चाहता था कि ऐसे समय में मम्मी पापा प्रिया दीदी के पास चले जाएं। जाने से पहले विनीता सुधीर के खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था कर देना चाहती थी। किसी मेड को रखने की बात वह सोच ही रही थी कि अचानक मटरू का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि रजनी जयपुर में रहकर ज्वेलरी डिज़ाइन का कोर्स कर रही है और उसे अब 6 महीने की ट्रेनिंग करने दिल्ली आना है। उसका आग्रह था कि संजय रजनी के लिए कोई ठीक सा पीजी देख ले। विनीता ने सोचा कि यदि रजनी उनके घर पर ही रह जाए तो मटरू का भी काम बन जाएगा और सुधीर के खाने को लेकर भी वे बेफिक्र हो जाएंगे। खाना बनाना तो आता ही होगा रजनी को। बस उसने मटरू को फ़ोन कर रजनी को अपने घर पर ही रहने को कह दिया और सुधीर को समझा दिया कि वह उससे ज़्यादा बातचीत ना करें, ताकि बचपन की तरह ही नोक-झोंक ना होने लगे दोनों के बीच। विनीता और संजय 6 महीने का वीज़ा लेकर बेटी प्रिया के पास ऑस्ट्रेलिया चले गए। उनके जाने के कुछ दिनों बाद ही रजनी वहां आ गई। उधर प्रिया को बेटे की सौगात मिली। ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने बिताकर विनीता जब घर वापस लौटी तो रजनी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लौट चुकी थी। रजनी को अपने यहाँ रखने के निर्णय पर
पछतावा हो रहा था विनीता को। उसने तो सोचा था जब तक वे ऑस्ट्रेलिया में हैं रजनी सुधीर के पास रहे तो क्या हर्ज है। वह घर पर खाना बना लेगी तो सुधीर को भी बाहर नहीं खाना पड़ेगा। पर यह नहीं पता था कि रजनी सुधीर के पेट से दिल तक पहुंच जाएगी। विनीता और संजय तब अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे जब सुधीर ने रजनी के साथ शादी की जिद पकड़ ली। विनीता और संजय का समझाना भी बेकार चला गया। हार कर उन्होंने शादी की इजाज़त तो दे दी, पर साथ ही यह भी कह दिया कि शादी कोर्ट में ही होगी और वे दोनों वहां उस समय उपस्थित नहीं रहेंगे। सुधीर के दोस्त ही गवाह बनकर साइन कर देंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजने से विनीता वर्तमान में लौट आई। शायद संजय आ गए सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने की फ्लैट में रहने वाली अरुणा आई थी। विनीता दी, आज तो सुधीर का बर्थडे है ना, इस बार केक नहीं खिलाया आपने? दोनों के बैठते ही अरुणा बनावटी शिकायत करते हुए बोली। अरे क्या बताऊं अरुणा, जब से सुधीर की रजनी के साथ शादी हुई है मन बुझ सा गया है मेरा। बनाया तो था केक, पर तुम्हें देना भूल गई। क्या विनीता दी, आप इतनी दकियानूसी कब से हो गई? आपकी नाराज़गी की वजह तो बस यही है ना कि वह आपकी जाति की नहीं है। रजनी का पक्ष लेते हुए विनीता को समझाने के अंदाज में अरुणा बोली। अरे नहीं, जाति पाति में तो विश्वास नहीं रखती मैं, पर लड़की सुधीर के लायक तो हो। खूब देखा है मैंने उसे। चलो छोड़ो, मैं केक लेकर आती हूँ। विनीता सोफे से उठने लगी तो अरुणा ने रोक दिया। अभी नहीं, बाद में। अभी तो मैं बाजार जा रही हूँ, बस यूं ही मिलने आ गई थी आपसे। और केक ही क्यों, हम तो पार्टी लेंगे सुधीर की शादी की। सुधीर भी यही सपना संजोए बैठा है कि रजनी से मिलने पर मैं उसे ज़रूर पसंद कर लूँगी और तब दे देंगे रिश्तेदारों व दोस्तों को रिसेप्शन। पर ऐसा कहाँ होने वाला है। सुधीर को पसंद है तो रहे उसकी बीवी बनकर वह रजनी। जरूरी तो नहीं कि मैं उसे अपने घर की बहू मान लूँ। मुंह बनाकर विनीता बोली। दी, मेरा एक अनुरोध है, आप एक बार मिल तो लो रजनी से। आपके पीछे से जब यहाँ थी ना तो एक दो बार मेरी मुलाकात हुई थी उससे। लड़की तो बुरी नहीं है वह। कुछ देर इस विषय पर बातचीत करने के बाद अरुणा वापस अपने घर चली गई। अरुणा के जाते ही विनीता फिर से संजय की देरी को लेकर चिंतित हो उठी। कई बार मन हुआ कि संजय को फ़ोन करके ही जान ले देरी का कारण। उसने मोबाइल उठाया भी, पर कुछ संकोच कर हाथ रुक गए। कहीं ऐसा ना हो कि ये अभी सुधीर के घर पर ही बैठे हों, फिर मेरे कॉल करते ही सुधीर को पकड़ा दे मोबाइल। जन्मदिन की मुबारकबाद तो मैंने दे ही दी सुबह उसे। अब दोबारा बात हुई तो ज़रूर कहेगा कि मम्मी आज तो कर ही लो बात रजनी से। मैं कभी बहू नहीं मान सकती उस काली कलूटी उलझे बालों की चोटी बनाए लंबी सी फ्रॉक पहन गांव में सबसे लड़ती झगड़ती रजनी को। और रजनी के विषय में सोचते हुए उसका मुंह कसेला हो गया। तभी मोबाइल बजने लगा। देखा सुधीर का ही फ़ोन था। हेलो मम्मी, आप पापा के न पहुंचने से परेशान मत होना, उन्हें चक्कर आ गया था, हॉस्पिटल में ही मेरे साथ हैं। अरे क्या हुआ पापा को, बात तो करवा जरा उनसे। घबराई हुई विनीता बोली। वे कमरे में हैं, मैं कमरे से बाहर निकल कर बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम पहुँच रहे हैं कुछ देर में घर। संजय के विषय में जानकर विनीता चिंतित हो गई। क्यों जाने दिया मैंने उन्हें अकेले वहाँ? क्या मैं जानती नहीं थी रजनी का स्वभाव? बात तो पुरानी है, पर थी तो वह रजनी ही ना। गांव में जब मैं बच्चों को बैठाकर किस्से कहानियाँ सुना रही होती थी तो कैसे चिढ़ जाती थी। संजय के वहाँ अचानक आ जाने पर मज़ा खराब हो जाता था उसका। आज भी शायद संजय को देखकर मूड ऑफ हो गया होगा। सोच रही होगी कि अच्छी खासी जिंदगी चल तो रही थी, क्यों आ गए ससुर जी। बस अब सांस भी आने लगेगी और फिर हमारी सारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। ऐसो आराम पर भी लगाम लग जाएगी। इसीलिए ही पूछा नहीं होगा ज़्यादा इन्हें। उसे सीधे मुंह बात ना करते देख टेंशन में आ गए होंगे संजय, और बस आ गया होगा चक्कर। या फिर झगड़ा तो नहीं कर लिया होगा रजनी ने संजय से, कह दिया होगा कि
जब आप शादी के समय थे ही नहीं कोर्ट में तो अब कौन सा हक जताने आए हो हमारे पास। सुधीर को बचपन में ही चुप करा देती थी वह। कुछ तो हुआ ही होगा, वरना चक्कर कैसे आ गया अचानक। विनीता के लिए अब इंतज़ार का पल पल भारी हो रहा था। रसोई में जाकर वह खिचड़ी बनाने लगी ताकि समय भी बीत जाए और संजय के आने पर वह उसके पास बैठ जाए। दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर वह तेजी से दरवाजे की ओर लपकी। संजय को सहारा देते हुए सुधीर ने मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया। सुधीर के पीछे पीछे एक युवती भी थी। फिरोजी शिफॉन की साड़ी और गले में उसी रंग की माला, हाथ में क्लच थामे, कंधे तक लहराते रेशमी बालों में वह बेहद आकर्षक लग रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और बड़ी बड़ी काजल लगी मनमोहक आंखें उसके सांवले चेहरे पर चार चांद लगा रही थीं। क्या यह रजनी है? सोचते हुए विनीता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ओ मम्मी, कितने वर्षों बाद मिल रही हूँ आपसे, कहकर उत्साहित हो रजनी विनीता के पास आकर खड़ी हो गई। सब लोग बेडरूम में आ गए। संजय को सहारा देकर बिस्तर पर लिटा सुधीर और रजनी उसके पास बैठ गए। मैं एप्पल जूस लेकर आती हूँ, कहते हुए विनीता कमरे से निकली तो रजनी भी पीछे पीछे हो ली। मम्मी, आप बैठिए ना पापा के पास, मुझे बताइए क्या करना है, रजनी बोली। अरे नहीं बेटा, अभी तुम बैठो, मैं आती हूँ 1 मिनट में। विनीता का व्यवहार अचानक ही रजनी के प्रति नरम हो गया। कुछ देर बाद हाथ में ट्रे था में विनीता वापस वहीं आकर बैठ गई। आप ठीक तो हैं ना? पापा जी की तबीयत के बारे में सुनकर आप ना जाने कब से परेशान हो रही होंगी। आप पीजिए पहले जूस। रजनी विनीता की ओर जूस बढ़ाते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, पर ये कैसे बेहोश हो गए थे आज अचानक? मुझे सुधीर के घर पहुंचकर फ़ोन करना भी भूल गए। विनीता के लहजे में थोड़ी शिकायत झलक रही थी। पापा मेरे घर पहुंचे ही कहाँ थे मम्मी? सुधीर बोला। मतलब? विनीता की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हम आज आपके पास आना चाहते थे, पर सुबह 5 बजे ही हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया। वहाँ एक मरीज का ज़रूरी ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सेठी के पिता का अचानक देहांत हो गया। वे लोग मुझसे ऑपरेशन करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए मुझे उस हॉस्पिटल में जाना ही पड़ा। जब बर्थडे विश करने के लिए आपका फ़ोन आया तब मैं हॉस्पिटल में ही था। रजनी जानती थी मेरे जन्मदिन के मौके पर आप दोनों आज मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब हॉस्पिटल में रजनी को मैंने फ़ोन कर बताया कि ऑपरेशन के कुछ घंटे मरीज की हालत पर नज़र रखने के लिए मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा, तो आप लोगों के बारे में सोचकर यह परेशान हो गई और इसने आप लोगों के पास अकेले ही आने का कार्यक्रम बना लिया। रजनी घर के नज़दीक पहुंचकर ऑटो रिक्शा से उतरी ही थी। तुम बताओ ना, सुधीर बात बताते हुए रजनी की ओर देखकर बोला। हाँ, मैं ना ऑटो से उतरकर घर की तरफ आ रही थी कि मैंने देखा पापा ने घर के सामने खड़ी अपनी कार के पिछले दरवाजे को खोल डस्टर निकाला और आगे वाले शीशे को साफ किया। वे जब दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसे तो फिर बाहर नहीं निकले। मैंने भीतर झांका तो देखा पापा सीट पर बैठे थे और उनका सिर आगे की ओर झुका हुआ था। रजनी को बीच में रोककर संजय बोल पड़े। मैं डस्टर वापस रखने अंदर घुसा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं सीट पर बैठ गया और अपना हाथ आगे वाली सीट पर रख उस पर अपना सिर टिका लिया। इसके बाद मुझे नहीं पता, होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। अगल बगल ये दोनों थे। रजनी ने अपनी बात का सिरा पकड़ते हुए फिर से बोलना शुरू किया। जब मैंने कार की पिछली सीट पर पापा को उस हालत में देखा तो मैं घबरा गई। सोचा कि घर आकर मम्मी को बुला लाऊं। फिर लगा कि इस समय ज़्यादा वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। जल्दी से मैंने सुधीर के दोस्त डॉक्टर दिलीप को फ़ोन कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि सुधीर तो हॉस्पिटल में होंगे। डॉक्टर दिलीप ने अपने स्टाफ से तैयार रहने को कह दिया और मैं जल्दी से कार ड्राइव कर पापा को हॉस्पिटल ले गई। गेट पर ही स्टाफ के 2 लोग खड़े थे। वे पापा को इमरजेंसी में ले गए। शुगर लेवल अचानक कम हो जाने के कारण पापा बेहोश हो गए थे। मतलब अगर रजनी मुझे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल ना जाती तो कुछ भी हो सकता था। संजय ने विनीता की ओर देखकर कहा। सचमुच?
रजनी ने आज सारी स्थिति को झट से समझ लिया और आपकी जान बचा ली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बचपन में जो रजनी बस शैतानियाँ करना ही जानती थी, वह अब इतनी समझदार हो गई है। विनीता के शब्दों से स्नेह झलकने लगा था। मम्मी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। रजनी विनीता की ओर देखकर बोली। अरे, मेरी वजह से? मतलब? विनीता ने प्रश्न भरी दृष्टि से उसे निहारा। आप तो जानती ही हैं, जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ चल बसी थी। बिन माँ की बच्ची को सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। बापू पूरी कोशिश करते थे मुझे एक बेहतर इंसान बनाने की, पर समय ही कहाँ होता था उनके पास मुझे देने के लिए। याद है ना, जब आप गांव आती थी, मैं सुधीर से कितना लड़ाई झगड़ा करती थी, फिर भी आप हमें बैठाकर अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी। आपने ही तो बापू से कहा था कि मेरी पढ़ाई जारी रखी जाए। बस शिक्षा का दामन थामा तो न जाने क्या क्या सीख लिया मैंने। फिर जब आप और पापा प्रिया दीदी के पास ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो यहाँ सुधीर और मैं आपके बारे में खूब बातें किया करते थे। सुधीर मुझे बताया करते थे कि आप कौन सा काम कैसे करती हैं, जीवन को लेकर आपका नज़रिया क्या है और रिश्तों का आपके लिए क्या महत्व है। आप संकट के समय भी हिम्मत ना हार कर धीरज से काम लेती हैं, यह भी बताया मुझे सुधीर ने। सच कहूँ तो वह सब जानने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं भी आप जैसी बनूंगी और बस जीवन के सही मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। मैं इस रास्ते पर लगातार चलती रहूं और कभी भटक ना जाऊं, इसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मेरा हाथ थाम लो मम्मी, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। विनीता यह सब सुनकर भाव विभोर हो गई। रजनी का मन कितना साफ है और मैं न जाने क्या क्या तोहमत लगा रही थी उस पर। सोचकर विनीता खुद शर्मिंदा हो रही थी। उसने आगे बढ़कर रजनी को गले लगा लिया। रजनी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अरे, आप दोनों के चेहरे लाल क्यों हो गए? मुस्कुराते हुए सुधीर बोला। प्यार भरा मिलन जो हुआ है रजनी और माँ का, भाई वाह। संजय मुस्कुराते हुए पूरी तरह स्वस्थ लग रहे थे। घर के बाहर सूर्यास्त की लालिमा बिखरी हुई थी, तो घर के भीतर नए रिश्ते के उदय होने की लालिमा फैली थी।